नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर के बाद वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत ने पलटा मैच। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना चुकी थी। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर दोनों खिलाड़ी 19-19 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि किसी तरीके से स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम विकेट की तलाश में थी। दूसरे दिन का रोमांचक मुकाबले शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जादू दिखाते हुए शार्दुल ठाकुर को खूब चकमा दिया और इस ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि ये ओवर मेडन रहा। 50वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शार्दुल ठाकुर। चौथी गेंद पर शार्दुल को भी सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर जडेजा आ गए। तभी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर ने ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाया। गेंद जडेजा के बल्ले से लगकर हवा में उछली और हैरी ब्रुक ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से टीम इंडिया को 266 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। जडेजा ने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी की। रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए 3 चौकों की सहायता से सिर्फ 20 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके पवेलियन लौटने के बाद शार्दुल ठाकुर का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी। अब टीम इंडिया का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 266 रन। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शार्दुल ने ओवर की पहली ही गेंद पर ऑफ साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया गया। तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर जोफ्रा आर्चर खड़े थे। उन्होंने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने सिंगल चुरा ली। इस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने क्रिस वॉक्स की जमकर धुनाई कर दी। क्रिस वॉक्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 275 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद अगले 4-5 ओवर तक शार्दुल ठाकुर और सुंदर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से 91वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि शार्दुल ठाकुर के होश उड़ गए। शार्दुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। तभी ओवर की 5वीं गेंद विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथों से फिसलकर पीछे की तरफ 4 रनों के लिए चली गई और टीम इंडिया को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 92वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने के लिए आए। यहाँ पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद को वॉशिंगटन सुंदर ने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोर ली और टीम इंडिया के स्कोर को 288 रनों तक पहुंचा दिया। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 93वें ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल की सहायता से 2 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से 94वें ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। ओवर की तीसरी गेंद इंग्लैंड की मिसफील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। चौथी गेंद को वॉशिंगटन सुंदर ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 कल लिया। इस तरीके से क्रिस वॉक्स ने अपने इस ओवर में 8 रन लुटा दिए। 95वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को भेज दिया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों के आंकड़े को पार कर गया। दोनों खिलाड़ी मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और उनके बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। जबकि इंग्लैंड की टीम
को विकेट की तलाश थी। अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर ने शानदार खेल दिखाया और ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका झड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से 97वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कोर्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे वॉशिंगटन सुंदर ने पहली गेंद को रिवर्स स्वीप करके ऑफसाइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन चुरा ली है। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। इस तरीके से ब्राइडन कार्स 3 रन खर्च करके वापस लौट गए और वह भी शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी को नहीं तोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर दोनों खिलाड़ियों को खूब चकमा दिया। लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने खतरे को भांप लिया और कोई भी रिस्क नहीं लिया। बेन स्टोक्स 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। 99वें ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 312 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। खासकर शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। 100 पहले ओवर में ब्राइडन कार्स ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन खर्च किया है। लेकिन दोस्तों, तभी 100 दूसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को अपने जाल में फंसाया। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा बेन डकेट के हाथों में चली गई। इस तरीके से शार्दुल ठाकुर के तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 5 चौके की सहायता से 41 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से 314 रन के स्कोर पर टीम इंडिया का 6वां विकेट गिर गया। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर दोनों बल्लेबाजों के बीच में 48 रनों की साझेदारी हुई। शार्दुल का विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए मैदान पर एक बार फिर से ऋषभ पंत उतरे। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले दिन पंत के पैर में चोट लग गई थी और वह इंजर्ड होकर वापस लौट गए थे। लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी को समझा और बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। ऋषभ पंत को मैदान पर लंगड़ाते हुए आता देखकर तो लोगों को भरोसा भी नहीं हुआ कि आखिर कोई खिलाड़ी ऐसी हालत में कैसे खेलने के लिए आ सकता है। 10 चौथे ओवर में ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से काम चलाया और 2 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से 105वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे सुंदर। ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दिया। चौथी और 5वीं गेंद पर भी दोनों खिलाड़ियों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल लिया। अगली गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ब्राइडन कार्स के इस ओवर से 4 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 321 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान मैनचेस्टर के मैदान पर घनघोर बारिश शुरू हो जाती है और मैच रुक जाता है। लंच होने में अभी 10 मिनट बचा था, लेकिन बारिश के आने की वजह से लंच ब्रेक घोषित कर दिया गया। लंच ब्रेक होने तक टीम इंडिया का स्कोर 321 रन था। वॉशिंगटन सुंदर 20 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि ऋषभ पंत 39 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। पंत ने अपने अंदाज में स्टोक्स और आर्चर जैसे गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। वहीं सुंदर भी विकेट पर टिके रहे और एक रन बटोरते रहे। मैदान पर थोड़ी चहल पहल बढ़ गई थी, क्योंकि दर्शकों को उम्मीद थी कि ये दोनों भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। लेकिन क्रिकेट में कहानी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। स्कोर बोर्ड पर 336 रन दर्ज थे। तभी भारत को 7वां झटका लग गया, और वो भी कप्तान बेन स्टोक्स के कमाल से। बेन स्टोक्स ने वॉशिंगटन सुंदर के लिए शॉर्ट बॉल फेंकी। तेज रफ्तार, उछाल से भरपूर और फाइन लेग की दिशा में ट्रैप लगाया हुआ सुंदर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उड़ गई और सीधे वोक्स के हाथों में समा गई। सुंदर ने 90 गेंदों पर 27 रन बनाए थे, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो पवेलियन लौट गए। स्टोक्स को इस विकेट से सिर्फ सफलता ही नहीं मिली, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा, और यही बना भारत की मुसीबत की शुरुआत। सुंदर के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा डेब्यूटेंट अंशुल काम्बोज। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये युवा कुछ देर विकेट पर टिककर पंत का साथ देगा, लेकिन इंग्लैंड कप्तान ने इस बार भी कोई मौका नहीं छोड़ा। स्टोक्स ने कमाल की गेंदबाजी की। ऑफ स्टंप के आसपास एक ऐसी गेंद डाली जो पिच के बाद बाहर की तरफ निकल गई। काम्बोज ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। सिर्फ 3 गेंदों की पारी और 0 पर आउट, अंशुल का डेब्यू सपना टूटकर बिखर गया और भारत 337 के स्कोर पर 8 विकेट गवा चुका था। जैसे ही काम्बोज आउट हुए, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारत की उम्मीदें अब एक ही शख्स पर टिकी थीं, और वो थे ऋषभ पंत। और पंत ने दिखाया भी क्यों वो इस पीढ़ी के सबसे स्पेशल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की शॉट गेंद पर अपनी जगह से हिले बिना जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार जाकर गिरी, छक्का। उसके बाद अगला ओवर आया स्टोक्स का, वही गेंदबाज जिसने टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी। लेकिन पंत ने बिना डरे एक सीधा चौका जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया। मैदान में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं।
बल्लेबाजी के दौरान उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही जज्बा था, टीम को जितना हो सके उतना आगे ले जाना है। लेकिन जैसे ही पंत थोड़ा सेट होने लगे, जोफ्रा आर्चर ने उनकी हिम्मत की अग्नि परीक्षा लेने का फैसला किया। राउंड विकेट आकर उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जो पिच के बाद हल्की सी बाहर निकली। पंत अपनी जगह पर खड़े खड़े डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चीरते हुए सीधा ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। ऑफ स्टंप की बेल्स हवा में घूमती हुई जमीन पर गिरी और पंत की बहादुरी से भरी पारी का अंत हो गया। उन्होंने 75 गेंदों में 54 रन बनाए, लेकिन इस पारी का महत्व आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। ये एक घायल सैनिक की लड़ाई थी जिसने आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ा। अब बल्लेबाजी के लिए बचे थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। दोनों ने थोड़ी देर तक इंग्लिश गेंदबाजों को परेशान किया। बुमराह ने एक चौका जड़ा और सिराज ने भी एक तेज बाउंड्री निकाली। स्कोर 358 तक पहुंचा, लेकिन फिर आर्चर ने बुमराह को विकेट कीपर के हाथों कैच करवाकर भारतीय पारी का अंत कर दिया। इस तरह टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 358 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दूसरे दिन की गेंदबाजी में इंग्लैंड की रणनीति बेहद साफ थी। गुड लेंथ पर गेंद डालो, नई गेंद से स्विंग लो और विकेट निकालो। और इसमें उनका साथ दिया कप्तान बेन स्टोक्स ने, जिन्होंने 8 साल बाद टेस्ट में 5 विकेट हासिल किए। उनका स्पेल पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वही जोफ्रा आर्चर ने भी 3 विकेट झटके। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन सुदर्शन ने बनाए, जिन्होंने 61 रन बनाए। इसके अलावा जयसवाल ने 58 और पंत ने 54 रनों की पारी खेली। अगर देखा जाए तो 358 का स्कोर आसान नहीं है। पिच पर उछालती स्विंग थी और गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। भारतीय टीम को अब पूरी ताकत से गेंदबाजी करनी होगी। जब इंग्लैंड की टीम मैनचेस्टर के मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो माहौल कुछ अलग ही था। दर्शकों को उम्मीद थी कि भारतीय तेज गेंदबाज पिच से मिल रहे मूवमेंट और उछाल का फायदा उठाएंगे और जल्दी ही इंग्लैंड को झटका देंगे। लेकिन जो हुआ वो भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैक क्रॉली ओपनिंग करने मैदान में उतरे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वे रक्षात्मक रवैया अपनाने नहीं बल्कि आक्रामक खेलने के इरादे से आए हैं। शुरुआत में जैक क्रॉली थोड़े जूझते नजर आए। उनका फुटवर्क थोड़ा धीमा था और बुमराह की तेज स्विंग से कुछ बार चकमा भी खा गए। लेकिन दूसरे छोर पर बेन डकेट जैसे तूफान बनकर बरसे। बेन डकेट ने न केवल बुमराह को निशाने पर लिया बल्कि डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज को भी नहीं बख्शा। डकेट का अंदाज कुछ वैसा था जैसे वो बेसबॉल खेल रहे हों। हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की मंशा लेकर आए थे। मैदान के हर कोने में उन्होंने स्ट्रोक्स बिखेरे, कभी कवर में तो कभी स्क्वायर लेग में। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बार बार फील्ड बदले जा रहे थे, लेकिन डकेट को रोकना नामुमकिन होता जा रहा था। जब अंशुल कंबोज लगातार रन लुटा रहे थे तब कप्तान गिल ने उन्हें हटाकर मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई। उम्मीद थी कि सिराज, जो पहले भी कई बार शुरुआती सफलता दिला चुके हैं, कुछ कमाल दिखाएंगे, लेकिन डकेट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सिराज की पहली 2 गेंदों को उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाकर जता दिया कि वो सिर्फ बुमराह या कंबोज को ही नहीं, किसी को भी नहीं बख्शने वाले। बेन डकेट लगभग हर ओवर में बाउंड्री निकाल रहे थे और उनकी इस आक्रामकता ने जैक क्रॉली को भी आत्मविश्वास दिया। शुरुआत में थोड़े धीमे नजर आ रहे जैक ने धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। एक बार जब उन्होंने भी 2 चौके जड़े तो लगने लगा कि इंग्लैंड ने सिर्फ पिच को पढ़ा ही नहीं बल्कि भारत की रणनीति को भी भांप लिया है। 10 ओवर खत्म होते होते इंग्लैंड का स्कोर 50 रन के पार चला गया, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान के। रनों की ये गति लगभग 5 के रन रेट से भारत की चिंता बढ़ाने वाली थी। दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वही पिच है जहां भारत को रन बनाने में जूझना पड़ा था। अब जैक क्रॉली ने भी गियर बदल दिया था। उन्होंने बुमराह के एक ओवर में पहले बैकफुट पंच से चौका मारा और फिर अगली गेंद को पुल कर दिया। भारत के गेंदबाज ना तो लेंथ पकड़ पा रहे थे ना ही लाइन। बॉल या तो बहुत आगे फेंकी जा रही थी या फिर बहुत पीछे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इस हर गलती का भरपूर फायदा उठाया। 14 ओवर के खेल के बाद जब चाय ब्रेक की घोषणा हुई तब तक इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 77 रन था। बेन डकेट 43 रन बनाकर नाबाद थे और जैक क्रॉली 33 रन पर उनका साथ निभा रहे थे। इस जोड़ी ने न सिर्फ भारतीय आक्रमण को निराश किया बल्कि भारतीय रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। टी ब्रेक तक जिस अंदाज में इंग्लैंड ने खेल को कंट्रोल किया वो बताता है कि वो पहले दिन के आखिरी सत्र में ही मैच को भारत की पकड़ से दूर ले जाना चाहते हैं। पिच से जो थोड़ी बहुत मदद मिल भी रही थी, भारत के गेंदबाज उस पर खरे नहीं उतर सके। तीसरे सेशन की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड ने मानो एक संदेश दे दिया था, हम जीत के लिए खेल रहे हैं और सिर्फ टेस्ट मैच नहीं, इसे T20 जैसा खेलेंगे। भारतीय टीम के लिए यह सत्र बेहद अहम था क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज एक तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें रोकना किसी पहाड़ को धकेलने जैसा लग रहा था। तेज शुरुआत देने के बाद बेन डकेट और जैक क्रॉली की जोड़ी ने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया, लेकिन इस बार स्टेज पर ज्यादा आक्रामक क्रॉली नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी T20 मुकाबले की स्क्रिप्ट उठा ली हो। उन्होंने रविंद्र जडेजा को टारगेट बनाया और एक ही ओवर में एक शानदार छक्का और 2 लगातार चौके जड़ दिए। गेंदबाजी में कोई धार नहीं दिख रही थी और भारतीय फील्डरों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी।
हालांकि डकेट भी पीछे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में अपनी 50 पूरी की और इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार ले गए, और वो भी सिर्फ 19वें ओवर में। ये टेस्ट क्रिकेट में एक बेहद आक्रामक शुरुआत मानी जाएगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। फील्ड सेटिंग बदली जा रही थी, गेंदबाज बदले जा रहे थे, लेकिन कोई भी योजना काम नहीं कर रही थी। क्रावली ने भी अपनी 50 74 गेंदों में पूरी की और यहीं से इंग्लैंड की पारी रफ्तार पकड़ती चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह थका दिया। रन तो जैसे झरने की तरह बह रहे थे। 150 रन के पार जैसे ही इंग्लैंड का स्कोर पहुंचा, ऐसा लगने लगा कि भारत की पकड़ इस मैच से फिसल रही है। इसी उफान के बीच आखिरकार भारतीय टीम को वो ब्रेक मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। रविंद्र जडेजा की एक फ्लाइटेड गेंद जो हल्का सा टर्न हुई, क्रॉली ने आगे बढ़कर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लग गया और स्लिप में खड़े केएल राहुल ने एक शानदार नीची कैच लपक ली। हालांकि अंपायर को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने थर्ड अंपायर की मदद ली। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद राहुल की उंगलियों के नीचे थी और कैच पूरी तरह वैध था। इंग्लैंड को लगा झटका। क्रॉली 113 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर 196 रन पर पहुंचा और भारत को पहली सफलता मिली। नए बल्लेबाज के तौर पर ओली पोप मैदान पर आए, लेकिन इंग्लैंड की रन गति अभी भी धीमी नहीं पड़ी थी। डकेट अपनी सेंचुरी की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे। हर ओवर में रन आ रहे थे और भारत पर दबाव अभी बरकरार था। लेकिन फिर आया वो पल जिसने भारतीय खेमे में जान फूंक दी। अंशुल कंबोज, जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं, उन्होंने आखिरकार दिखा दिया कि वो क्यों इस स्तर पर खेलने के लायक हैं। एक अच्छी लेंथ की बाउंसी गेंद, डकेट ने कट करने की कोशिश की, लेकिन अतिरिक्त उछाल से चकमा खा गए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। डकेट, जो सिर्फ 6 रन दूर थे अपनी शतक से, 100 गेंदों में 94 रन बनाकर आउट हो गए। कंबोज ने जैसे ही विकेट लिया, पूरा मैदान गूंज उठा। और ये सिर्फ उनका पहला टेस्ट विकेट नहीं था, ये भारत की दूसरी बड़ी वापसी थी। अब जो रूट क्रीज पर आए, उनके साथ ओली पोप पहले से ही मैदान पर थे। इन दोनों ने तेजी से नहीं बल्कि समझदारी से बल्लेबाजी की और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को 200 के पार ले गए। भारतीय गेंदबाज अब थक चुके थे और शुभमन गिल लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई करिश्मा नहीं हो रहा था। दूसरे दिन के अंत के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट पर 225 रन, जो रूट 11 और ओली पोप 20 रन बनाकर नाबाद है। इंग्लैंड की इस तेज बल्लेबाजी से भारत अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। इंग्लैंड अब भारत से सिर्फ 133 रन पीछे है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।